सोचिए जरा, आज से हजारों साल पहले का वक्त, जब ना तो कोई इलेक्शन होते थे, ना कोई संविधान था, तो फिर कोई राजा बनता कैसे था? आज ना हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए समय में पीछे चलेंगे। ये कहानी है बड़े बड़े यज्ञों की, ताकतवर साम्राज्यों की, और हाँ, भारत के सबसे पहले गणराज्यों के जन्म की। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत ना आज के दौर की एक बहुत ही जानी पहचानी तस्वीर से करते हैं। ये शंकरन है और वो देख रहे हैं कि उनके नाना नानी वोट डालने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। भाई, आज अपने नेताओं को वोट देकर चुनना हमारे लिए तो एक आम सी बात है ना? पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा से ऐसा नहीं था? आज से कोई 3000 साल पहले, जब वोटिंग मशीनें तो छोड़िए, इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तब कोई राजा कैसे बनता होगा? बस यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी पड़ताल के सेंटर में रहने वाला है। तो देखिए, हमारे आज के सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो यही कि शासक आखिर बनते कैसे थे। फिर देखेंगे कि उस जमाने का समाज कैसा था, कैसे बटा हुआ था। इसके बाद हम छोटे छोटे जनपदों से विशाल महाजनपदों के बनने की कहानी को समझेंगे, और आखिर में मगध और वज्जी जैसे दो सुपर पावर्स के एकदम अलग अलग शासन के तरीकों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए अब इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव ये समझना है कि कोई भी आदमी राजा का टाइटल आखिर हासिल कैसे करता था, और इसमें ये जो यज्ञ होते थे उनका क्या रोल था। देखिए, शुरू में तो कबीले के लोग, जिन्हें जन कहा जाता था, वो सब मिलकर अपने नेता को चुनते थे। लेकिन फिर लगभग 3000 साल पहले सीन एकदम बदल गया। अब कुछ लोग बड़े बड़े खर्चीले यज्ञ करवाते और खुद को राजा डिक्लेयर कर देते। यानी कि अब लोगों की मर्जी की जगह पावर का शो ऑफ ज्यादा जरूरी हो गया था। और इन यज्ञों में सबसे फेमस था अश्वमेध यज्ञ। ये कोई मामूली पूजा पाठ नहीं था, बल्कि ये तो ताकत का एक खुला ऐलान था। जरा सोचकर देखिए, एक राजा अपने सबसे बढ़िया घोड़े को सजाकर 1 साल के लिए आजाद छोड़ देता था। अब ये घोड़ा जिस जिस राज्य से गुजरता, वहां के राजा के पास बस 2 ही ऑप्शन होते थे। या तो चुपचाप सिर झुका लो और मान लो कि हम आपसे कमजोर हैं, या फिर घोड़े को रोको और लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तो कह सकते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया एक तरह का पॉलिटिकल ड्रामा थी। स्टेप 1, घोड़े को पवित्र करके खुला छोड़ दिया जाता। स्टेप 2, दूसरे राजाओं को एक चैलेंज मिलता, जहां उन्हें तय करना होता कि वो लड़ेंगे या सरेंडर करेंगे। और फिर स्टेप 3, अगर घोड़ा बिना किसी रोक टोक के वापस आ गया तो एक बहुत बड़ा यज्ञ होता था, और बस उस राजा को चक्रवर्ती सम्राट, मतलब राजाओं का राजा, मान लिया जाता था। अच्छा, अब इस यज्ञ में जो चीज वाकई देखने वाली है वो है यहां छिपा हुआ सोशल स्ट्रक्चर। देखिए, सेंटर में तो राजा है, उसका सारथी जो लड़ाई में उसका साथी था, यहां उसकी तारीफों के गीत गा रहा है। परिवार वाले हैं, दूसरे राजा हैं, पुरोहित हैं, सब मौजूद हैं। यहां तक कि आम लोग, जिन्हें वैश्य कहते थे, वो भी राजा के लिए गिफ्ट्स लाते थे। लेकिन समाज का एक हिस्सा, जिन्हें शूद्र कहा जाता था, उन्हें इन धार्मिक रिवाजों में शामिल होने की परमिशन नहीं थी। यज्ञों में जो ये सामाजिक भेदभाव दिख रहा है ना, कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती थी, बल्कि इसी दौर में खासकर उत्तर भारत में समाज को 4 ग्रुप्स में बांटने का एक सिस्टम बना दिया गया, और इसी को कहा गया वर्ण व्यवस्था। तो हुआ ये कि पुरोहितों ने समाज को 4 वर्णों में डिवाइड कर दिया। सबसे ऊपर रखे गए ब्राह्मण, जिनका काम था वेदों को पढ़ना पढ़ाना और यज्ञ करवाना। दूसरे नंबर पर थे क्षत्रिय, यानी राजा और योद्धा, जिनका काम लोगों की रक्षा करना था। तीसरे थे वैश्य, किसान, व्यापारी, पशुपालक, जो एक तरह से इकोनॉमी की रीढ़ थे। और सबसे आखिर में चौथे पायदान पर थे शूद्र, जिनका काम बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना बताया गया, और उन्हें किसी भी यज्ञ या वेदों की पढ़ाई से दूर रखा गया। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी और कह सकते हैं सबसे कठोर बात यह थी कि यह जन्म पर आधारित थी, कर्म पर नहीं। मतलब आप क्या बनेंगे ये आपके काम से नहीं, बल्कि इस बात से तय होता था कि आपने किस परिवार में जन्म लिया है। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, चाहे उसमें वो काबिलियत हो या ना हो। और दुख की बात यह है कि इस सिस्टम में औरतों को भी अक्सर शूद्रों के बराबर ही रखा गया, और उन्हें भी वेदों के ज्ञान से दूर रखा गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सबने इस सिस्टम को चुपचाप मान लिया था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। समाज में इसके खिलाफ भी आवाजें उठ रही थीं। कुछ क्षत्रिय राजा तो खुद को ब्राह्मणों से भी सुपीरियर मानते थे, और कई लोग तो खुलेआम कहते थे कि जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा या नीचा मानना ही गलत है। मतलब उस दौर में भी इस व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे थे। तो चलिए अब समाज की बातों से आगे बढ़कर पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं। अब हम ये देखने वाले हैं कि कैसे छोटे छोटे इलाके धीरे धीरे बड़े और ताकतवर राज्यों यानी स्टेट्स में बदल गए।
तो जिन राजाओं ने बड़े बड़े यज्ञ करके अपनी पावर साबित कर दी थी, अब वो सिर्फ एक कबीले के सरदार नहीं रह गए थे। अब वो एक पूरे इलाके के, एक फिक्स टेरिटरी के राजा बन गए थे। और इसी इलाके को कहा गया जनपद, जिसका सीधा सा मतलब है जहां लोगों ने अपने पैर रखे। यहीं से आप कह सकते हैं कि भारत में राज्यों की नींव पड़ी। जरा इस मैप पर एक नजर डालिए। यहां आपको कई इंपॉर्टेंट जनपद दिखेंगे। दिल्ली के पास पुराना किला, मेरठ के पास हस्तिनापुर और इलाहाबाद के पास कौशाम्बी। इन पर जरा गौर कीजिए। ये उस जमाने के बड़े पॉलिटिकल सेंटर्स थे और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट्स को यहाँ खुदाई में बहुत कुछ मिला है। और देखिए जरा खुदाई में मिला क्या क्या है। ये जो बाईं तरफ बर्तन दिख रहे हैं, इन्हें पेंटेड ग्रेवेयर कहते हैं। इनकी जो डिज़ाइन और फिनिशिंग है वो बताती है कि ये रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए नहीं थे, बल्कि किसी खास मौके पर ही निकाले जाते थे। और दाईं तरफ देखिए कौशाम्बी के किले की ये ज़बरदस्त दीवार। ज़रा सोचिए, आज से 2,500 साल पहले इतनी मजबूत दीवार बनाना उस वक्त की इंजीनियरिंग और ताकत का क्या कमाल का सबूत है। अब वक्त के साथ साथ कुछ जनपद दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े और ताकतवर हो गए, और इन्हीं को कहा गया महाजनपद, यानी कि महान जनपद। ये भारत के इतिहास का वो दौर था जब बड़े बड़े शहर और शक्तिशाली राज्य सामने आ रहे थे। तो सवाल ये है कि एक महाजनपद में ऐसा क्या खास था जो उसे जनपद से अलग बनाता था? पहली बात, उनकी राजधानियों के चारों तरफ मजबूत किलेबंदी होती थी। दूसरी, अब राजाओं ने अपनी एक परमानेंट आर्मी रखनी शुरू कर दी थी, जिन्हें रेगुलर सैलरी भी दी जाती थी। और सबसे बड़ा चेंज आया एडमिनिस्ट्रेशन में। अब राजा सिर्फ गिफ्ट्स के भरोसे नहीं रहते थे, बल्कि उन्होंने एक रेगुलर टैक्स सिस्टम शुरू कर दिया था। किसानों से उनकी फसल का एक हिस्सा, जिससे भाग कहते थे, लिया जाता था, और कारीगरों से लेकर व्यापारियों तक हर किसी को टैक्स देना पड़ता था। अब इन सारे महाजनपदों में से दो ऐसे थे जो सबसे ताकतवर बनकर सामने आए। एक था मगध और दूसरा वज्जी। लेकिन मजे की बात यह है कि इन दोनों के शासन करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, मतलब जमीन आसमान का फर्क। तो चलिए अब इनकी कहानी को समझते हैं। ये टेबल इन दोनों के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ था मगध, एक पावरफुल मोनार्की जहां बस एक ही राजा का हुक्म चलता था, सारे फैसले वही लेता था। और दूसरी तरफ था वज्जी, जो एक गण या संघ था। यहां कोई एक राजा नहीं था, बल्कि कई सारे शासक मिलकर राज करते थे, और हर बड़ा फैसला असेंबली में डिबेट और डिस्कशन के बाद लिया जाता था। ये प्राचीन भारत का एक रिपब्लिक था। आप इसे एक तरह का शुरुआती लोकतंत्र भी कह सकते हैं। सोचिए, उस जमाने में जब हर तरफ राजाओं का ही बोलबाला था, तब वज्जी संघ का ये गणतांत्रिक सिस्टम एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया था। तो चलिए जरा और करीब से देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता था। वज्जी संघ की ताकत का अंदाजा आप इस एक किस्से से लगा सकते हैं। जब मगध के पावरफुल राजा अजातशत्रु ने वज्जी पर हमला करने का प्लान बनाया, तो उन्होंने महात्मा बुद्ध से सलाह मांगी, और बुद्ध का जो जवाब था वो वाकई गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि वज्जी को कोई भी तब तक नहीं हरा सकता जब तक वो एक साथ मिलकर मीटिंग्स करते रहेंगे, अपने बनाए नियमों को फॉलो करेंगे और अपने बड़ों की इज्जत करेंगे। यानी उनकी असली ताकत किसी एक राजा में नहीं थी, बल्कि उनकी एकता और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में थी। और एक और दिलचस्प बात यह है कि लगभग उसी समय भारत से हजारों किलोमीटर दूर ग्रीस के एथेंस शहर में भी डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की शुरुआत हो रही थी। वहां भी आम नागरिक असेंबली में हिस्सा लेते थे, लेकिन वहां की डेमोक्रेसी भी परफेक्ट नहीं थी। वहां औरतों को, गुलामों को और जो बाहर से आए लोग थे, उन्हें कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। इससे पता चलता है कि उस जमाने की हर पुरानी व्यवस्था की अपनी कुछ कमियां थीं। तो आज हमने राजतंत्र, गणराज्य और लोकतंत्र के शुरुआती रूपों को देखा। हमने देखा कि हर सिस्टम की अपनी कुछ ताकतें थीं और कुछ कमजोरियां भी। और ये सब हमें आज ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी समाज को कामयाब होने के लिए गवर्नेंस के कौन से उसूल सबसे ज्यादा जरूरी हैं। क्या वो एकता है, या एक मजबूत लीडर, या फिर सबकी भागीदारी? इस सवाल पर आप भी जरूर सोचिएगा।